बच्चों हम कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज चैप्टर 6। शुरुआत होती है चैप्टर की गेट स्टार्टेड, और गेट स्टार्टेड में आप देखिए एक टैप हम देख पा रहे हैं, ठीक है, जिसमें से पानी की बूंदें टपके जा रही है। तो इस केस में हम इसे बोलेंगे वेस्टेज ऑफ वाटर। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि गैस चली जा रही है और उस पर कुछ भी रखा नहीं है, तो दिस इज वेस्टेज ऑफ गैस। और तीसरी पिक्चर में आप देखिए ड्राइंग रूम नजर आ रहा है, फैन ऑन है, लाइट ऑन है, लेकिन वहां कोई भी बैठा नहीं है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये पता नहीं क्या लिखा है बच्चे ने। दिस इज वेस्टेज ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एनर्जी ही है। ठीक है, तो वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हैं आप इसे, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वेस्टेज ऑफ, या तो वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हैं आप इसे, या फिर वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगता है आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ साफ है, यहाँ समझ में आएगा। वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, या फिर एनर्जी भी लिखा जा सकता है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ओके, आगे लिखा है हाउ कैन यू स्टॉप सच वेस्टेज। हेलो टीचर। तो देखो ये वेस्टेज तो हम बड़ी आसानी से प्लम्बर की हेल्प से दूर कर सकते हैं। ये वेस्टेज तो हमारे अपने ऊपर ही है कि हम अननेसेसरी गैस को खुला ना छोड़ें। और दिस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन अस कि जब भी हम बाहर जा रहे हैं रूम से, तो उसमें जितने भी फैंस, लाइट, एसी वगैरह जो भी ऑन है उसे ऑफ करके जाए। ये बहुत ही आसान था। आगे देखते हैं, आगे ये प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे वी नीड नेचुरल रिसोर्सेज टू लिव। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है वी नीड नेचुरल रिसोर्सेज टू लिव। तो आप देखिए कि कितना इम्पोर्टेंट है रिसोर्सेज का हमारे लिए, क्योंकि हमें जीने के लिए चाहिए। ओके, तो वी कांट लिव विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज। पानी के बिना हम रह सकते हैं, हवा के बिना हम रह सकते हैं, ऑक्सीजन के बिना हम रह सकते हैं। ओके, so this is very very important for all of us. We also use natural resources to make our lives easier and comfortable. तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, न केवल वो हमारे जीने के लिए होते हैं, बल्कि वो हमारी लाइफ को बहुत आसान और कंफर्टेबल भी बनाते हैं। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आगे लिखा है सम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सनलाइट एंड एयर लास्ट फॉरएवर as they can be used repeatedly and are replaced naturally. They are called renewable resources. यानी ये वो रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। We need not to worry about these resources which are renewable resources like sunlight, air, है ना। तो वो हमें रिपीटेडली मिलते रहना, रोजाना सामने आना है, हवा में चलना है, तो वो खत्म नहीं होगी। उसे हम उसके कंजर्वेशन के बारे में हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं। ओके, अच्छा दूसरी तरफ क्या है, however some resources get exhausted due to overuse or take a long time to form again. Such resources are called non-renewable resources. Examples include
कोल एंड पेट्रोलियम। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, इनके बारे में हमें चिंता करनी होगी, क्योंकि दीज रिसोर्सेज गेट एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो कंप्लीटली यूज्ड अप और फिनिश्ड, ये इसका मीनिंग है। नीचे आप देखिए लिखा हुआ है एग्जॉस्टेड का। तो ऐसे रिसोर्सेज जो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे और हमारे पास और नहीं होंगे, तो फिर हम कैसे सरवाइव करेंगे, हमारे लिए बहुत मुश्किल आ जाएगी। ओके, तो ऐसे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उनका कंजर्वेशन बहुत बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है while non-renewable resources like coal and petroleum cannot be replaced in our lifetime। ठीक है, तो हमारा जो पूरा जीवन है उसमें भी इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत सालों में अपने आप को डेवलप कर पाते हैं। ठीक है, बहुत टाइम लगता है इनको फॉर्म होने में। Even renewable resources like air and water are in danger due to pollution and climate change। ठीक है, यहाँ तक कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो भी अब खतरे में है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है? अ चेंज इन द यूजुअल क्लाइमेट पैटर्न ऑफ द ग्लोब or of a particular place, caused mainly by increasing levels of carbon dioxide in the air due to burning of fuels like coal and petroleum। ठीक है, तो एक तरफ जो ओवर यूज है कोल और पेट्रोलियम का, ये हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जॉस्शन की तरफ लेके जाता है, और दूसरी तरफ यही हमारे जो क्लाइमेट है उसके चेंज का भी मेन रीजन है। तो अगर हम इसको कंट्रोल करेंगे तो हम दोनों प्रॉब्लम से एक साथ छुटकारा पा सकते हैं। तो वी कैन गेट rid of both the problems simultaneously if we control the overuse of such non-renewable resources। ओके, आगे देखिए, आगे है thus in order to continue using them we must conserve natural resources। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हम कंटिन्यूस उनका यूज करते रहें तो हमें उन्हें कंजर्व करना पड़ेगा। अब व्हाट इज कंजर्वेशन? तो कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग समथिंग एंड कीपिंग इट सेफ फॉर फ्यूचर यूज। ये कंजर्वेशन का मीनिंग है। In this lesson, you will learn about the conservation and various natural resources। और इस चैप्टर में हम कंजर्वेशन और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अलग अलग रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के बारे में। तो शुरुआत हम कर रहे हैं वाटर कंजर्वेशन के साथ। ठीक है, तो व्हाट इज वाटर कंजर्वेशन? देखिए, तो इसमें लिखा है बच्चों कि वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स बट many parts of the world are facing water crisis today, with people not having access to even clean drinking water। तो एक तरफ का जो वाटर है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी खुद ब खुद पानी जनरेट हो जाता है, रेन होती है तो पानी मिल जाता है हमें। बट मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग अ वाटर क्राइसिस टुडे। लेकिन आप देखते होंगे, अपने टीवी में सुना होगा, बड़ों को बात करते हुए सुना होगा कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां वाटर क्राइसिस है, और इतना ज्यादा कि लोगों के पास साफ ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल नहीं है, पीने तक का पानी नहीं है। ठीक है, तो नहाने का और कार धोने का और कपड़े धोने का और घर धोने का वो तो बहुत आगे की बात हो गई। आगे देखिए, आगे लिखा है रीजंस फॉर वाटर शॉर्टेज। तो कोई ना कोई रीजन तो होगा इसका, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ग्लोबल वार्मिंग।
The water resources of the world are renewed by rainfall. However, due to global warming and climate change, many places are not getting enough rain. ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग एक उसका मेन रीजन है. सेकेंड रीजन डिस्कस करते हैं. तो सेकेंड रीजन आएगा पॉल्यूशन. तो सेकेंड रीजन में है द वाटर इन रिवर्स गेट पॉल्यूटेड बाय garbage, human waste and waste from factories. Pollution makes the water unfit for use. तो दूसरा रीजन ये है वाटर शॉर्टेज का, पॉल्यूशन. क्योंकि एक बार जब वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है तो फिर हम इसे यूज नहीं कर पाते, तो वो पूरा का पूरा पानी खराब हो गया हमारे लिए. ओके. और जो थर्ड मेजर रीजन जिसे हम कह सकते हैं, दैट इज वेस्टेज ऑफ वाटर. ओके, तो कैसे वेस्ट कर रहे हैं हम वाटर को, देखिए. Enormous amount of water are wasted each day because of inefficient methods of farming and industrial production. ठीक है. तो इनएफिशिएंट मेथड मतलब जो हमारे तरीके हैं वो अच्छे नहीं हैं, उसकी वजह से हम बहुत सारा पानी बर्बाद कर रहे हैं फार्मिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. इसके साथ साथ huge amounts of water get wasted in water rights and for other such recreation activity in amusement parks. तो हमने देखा होगा कि जब हम वाटर पार्क जाते हैं तो कितना सारा पानी होता है, तो वो भी एक वेस्टेज है पानी की. हम थोड़े से एंटरटेनमेंट के लिए इतना सारा पानी बर्बाद कर रहे हैं. इसके साथ साथ डेली एक्टिविटीज लाइक बाथिंग, वॉशिंग एंड गार्डनिंग ऑल्सो रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, तो इसमें भी हमें बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ भी अगर हम चाहें तो थोड़ा सा वाटर के यूज को कम कर सकते हैं, है ना. ओके, नेक्स्ट आगे लिखा है कंजर्वेशन ऑफ वाटर. तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर में आप कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे आप कंसिडर कर सकते हैं. तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि वाटर कंजर्वेशन मीन्स टू यूज लेस वाटर टुडे टू मेक श्योर दैट देयर इज क्लीन फ्रेश वाटर इन द फ्यूचर. वाटर कैन बी कंजर्व इन दीज वेज. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है. पहला है क्लोजिंग वाटर टैप्स इमीडिएटली आफ्टर यूज, repairing leaking taps, avoiding a shower and using a bucket of water to bath. We use a lot more water while taking a shower than when we bath using a bucket and a mug. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं. आगे लिखा है बच्चों, रिसाइकलिंग और रीयूजिंग वाटर एज मच एज पॉसिबल. Used water can be reused for watering plants. ठीक है, तो रिसाइकलिंग और रीयूजिंग वाटर एज मच एज पॉसिबल और यूज वाटर कैन बी रीयूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट्स. ठीक है, तो ये भी एक कंजर्वेशन ऑफ वाटर का मेथड है, तो उसको भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं. आगे है watering plants using a mug rather than a hose pipe. Using hose pipe waste a lot of water. ठीक है, तो हॉस पाइप की जगह हम अगर मग से पानी देते हैं तो ज्यादा हम पानी को बचा सकते हैं. Not dumping waste into rivers and other water bodies. Polluted water is not fit for use. ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है वाटर कंजर्वेशन का कि हम अपनी वाटर बॉडीज को पॉल्यूटेड ना करें. प्लांटिंग trees help cause rainfall and control global warming.
प्लांट्स तो देखो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ही हमारे लिए, है ना, तो इनका भी हम यूज कर सकते हैं। फार्मर्स एंड इंडस्ट्रीज too should adopt efficient and sensible ways of using water. तो हमारे फार्मर्स हैं और हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी अगर सेंसिबल वेज यूज करते हैं वाटर के लिए तो ये भी अच्छा होगा हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखा है डिस्पाइट द फैक्ट दैट ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ, वी हैव ऑलरेडी destroyed nearly half of the world forest। देखा, हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट होने के बाद भी हमने नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट अब तक डिस्ट्रॉय कर दिया। थ्रेट्स टू फॉरेस्ट, the two main threats to forest are deforestation and forest fires। तो जो सबसे बड़े रीजन्स हैं उसमें ये दो नाम आते हैं, एक तो फॉरेस्ट फायर का और एक डिफॉरेस्टेशन का। ठीक है, इसके साथ साथ deforestation is the cutting down of trees for agricultural and commercial purposes। Trees are cut down to clear land for the cultivation of crops, to create grazing land for cattle, to clear land for the construction of roads, houses and factories, or for timber। यानी लकड़ी के लिए भी हम अपने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ओके, इसके आगे बच्चों फॉरेस्ट फायर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से भी हमारे जो जंगल हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। Forest fire are also a huge threat to forests all over the world। Forest fire can be caused by natural factors or by human factors। तो फॉरेस्ट फायर ऐसा नहीं हमारी वजह से होती है, कई बार नेचुरली भी आग लग जाती है फॉरेस्ट में। And once forest fire start, they are very difficult to control। Thousands of acres of forest are lost each year to such fires। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। इम्पैक्ट ऑफ द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर, अभी जब हम ये जंगलों को खोते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसका इम्पैक्ट ये होता है, द रूट्स ऑफ trees hold the soil together। When trees are cut, the soil becomes loose। और जब soil loose होती है तो क्या होता है? soil erosion। यानी कि जो टॉप soil है, जो fertile soil है, वो चली जाती है जिससे हम soil erosion। This leads to frequent landslides in the mountainous regions, especially in the rainy season। तो लैंडस्लाइड शुरू हो जाता है। ठीक है, दूसरा, trees which give out oxygen and clean the air are removed when forests are cut down। Thus, deforestation indirectly leads to more pollution। Loss of forest cover also has a direct and severe impact on global climate। Average temperatures rise and we have less rainfall। तो ये सारे इम्पैक्ट्स हैं जो डिफॉरेस्टेशन और हमारे जो फॉरेस्ट हैं जब कम होते हैं तो उसका हमारे ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है। तो कौन कौन सी चीजें हैं वो यहाँ पे सारी दे रखी हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी फॉरेस्ट किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब नहीं होते फॉरेस्ट या कम होते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग भी तेजी से होती है। इसके बाद लिखा है वेज ऑफ कंजर्विंग फॉरेस्ट।
तो वेज ऑफ कंजर्विंग फॉरेस्ट में देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखी है, द गवर्नमेंट कैन टेक सर्टेन मेजर्स टू कंजर्व फॉरेस्ट, सम ऑफ दीज आर। सबसे पहले है प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट्स और ये रोका जा सकता है। दूसरा है टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल फॉरेस्ट फायर्स, create conservation parks to protect forest areas and wildlife, make efforts for reforestation and afforestation। ठीक है, तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो एक गवर्नमेंट ले सकती है हमारे फॉरेस्ट को बचाने के लिए। इसके साथ साथ देखो हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है। यू टू कैन हेल्प टू सेव फॉरेस्ट। कैसे? देयर आर कट डाउन टू ऑब्टेन वुड, सॉरी देयर नहीं लिखा, वो ट्रीज लिखा है। ट्रीज आर कट डाउन टू ऑब्टेन वुड फॉर मेकिंग पेपर। जो पेपर हम यूज करते हैं, ये जो बुक है हमारी, ये जो नोटबुक है, ये अवॉइड वेस्टिंग पेपर, यूज बोथ साइड ऑफ अ शीट ऑफ पेपर, रिसाइकल पेपर। ओके, तो पेपर की वेस्टेज को कम करके हम प्लांट्स को कटने से बचा सकते हैं। प्लांट ट्रीज wherever possible in your garden, on the street, outside your house, and in your school. Make people around you aware of the importance of forest. और जो दूसरे लोग हैं उनको भी हम अवेयर कर सकते हैं कि भाई वाई फॉरेस्ट आर सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। और अगर उनको पता होगा, अवेयरनेस होगी, तो हो सकता है वो भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन के काम में लग जाए। सॉइल कंजर्वेशन, without soil we will not have food to eat. Crops are grown in soil. Trees that give us food grow in the soil. Let us see what some of the threats to soil are. तो जो हमारी सॉइल है, सब कुछ उसी में है, क्योंकि प्लांट्स उसी में ग्रो करते हैं। और अगर प्लांट्स नहीं तो फूड नहीं, और अगर फूड नहीं तो हम नहीं। तो सॉइल कंजर्वेशन भी हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि आखिर खतरा क्या है, थ्रेट्स टू सॉइल। तो सबसे पहले लिखा हुआ है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन इज मेनली कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधों का कटना या कम होना, जंगलों का कम होना। When there are no trees to hold the soil together, water and wind take away the fertile top layer of soil. This makes the soil infertile. Infertile soil affects agriculture and leads to a shortage of food. तो इसलिए सॉइल कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सॉइल को कंजर्व नहीं करेंगे तो हो सकता है आगे शॉर्टेज ऑफ फूड के साथ भी हमें डील करना पड़े। सॉइल पोल्यूशन, when garbage and industrial waste are dumped on soil, they cause soil pollution. Pollution of soil also leads to pollution of groundwater। ठीक है, तो सॉइल पोल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर का भी एक सोर्स हो सकता है। यानी कि अगर सॉइल पोल्यूशन हो रहा है तो आप मानिए कि आपका जो ग्राउंड वाटर है वो भी पॉल्यूटेड हो रहा है। अब बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ सॉइल की, कि सॉइल को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो, soil can be conserved in different ways, जिसमें नंबर 1 है more trees should be planted, the roots of the plants hold the soil together and thus help prevent soil erosion. The cutting of trees and clearing of forests should be restricted by the government. Farming should be practiced using scientific methods that
do not cause any harm to the soil. Domestic and industrial waste should be disposed of properly and not thrown out in the open. मतलब इसके आगे देखते हैं. इसके आगे लिखा है एनर्जी कंजर्वेशन. तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या है देखिए. Sources of energy can be classified into two types, conventional and non-conventional. Coal, petroleum, and natural gas are conventional sources of energy. They are non-renewable in nature. On the other hand, solar power and wind power are non-conventional sources of energy. These are renewable in nature. यानी कि कन्वेंशनल जो सोर्सेस है एनर्जी के उसको छोड़ के अगर हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस को यूज करें तो वो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है. ठीक है. इसके आगे लिखा हुआ है द वर्ल्ड लार्जली डिपेंड्स ऑन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस. Once they are exhausted, it is not possible to replace them in a lifetime. Hence, it is important not to waste them. तो जितने भी कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, एक बार ये खत्म हो गए तो फिर ये हमें लाइफ टाइम में दोबारा नहीं मिल सकते क्योंकि इनको डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा. ठीक है. मतलब हमारी जो लाइफ है उससे भी कहीं ज्यादा है. तो वेज ऑफ कंजर्विंग ऑफ एनर्जी की बात करते हैं. देखिए कैसे बचाएंगे हम. एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट एनर्जी वी कांट डू एनी वर्क. किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी तो हमें रिक्वायर्ड है ही. तो सबसे पहला है डू नॉट वेस्ट एनर्जी. स्विच ऑफ fans and lights when not in use. As far as possible, try to reduce the amount of energy used. Avoid using cars or scooters to go to nearby places. Cycle or walk short distances. Use public transport like buses, trains, and metro rail whenever possible. They carry more people at a time and thereby save energy. Avoid using air conditioner unless absolutely necessary. तो ये कुछ प्रिकॉशंस दे रखे हैं. अगर हम ये अपनी लाइफ में अपने रूटीन में लेके आते हैं तो हम काफी सारी एनर्जी सेव कर सकते हैं. आगे लिखा है use energy saving sources of light like compact fluorescent lamp यानी कि CFLs और light emitting diode LEDs. Try to use non-conventional energy devices like a solar reading lamp or solar water heater. They help us cut down the use of non-renewable energy. अगर हम सोलर वाटर हीटर या फिर सोलर रीडिंग लैंप्स यूज कर रहे हैं तो इससे भी हम काफी सारी एनर्जी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं. यूज क्ले पॉट्स एंड क्ले refrigerators to cool water and store food in place of refrigerator that run on electricity in order to save energy. ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है बट फिर भी अगर हम कर पाए तो इट्स वेरी गुड. आगे लिखा है a major reason for the waste of resources is lack of awareness regarding the issue. तो देखो सबसे बड़ी बात तो यही है क्योंकि अगर हम अवेयर हैं, अगर हमें पता है कि ये करने से हमें बहुत नुकसान होगा, आगे बहुत दिक्कत होगी, तो हो सकता है हम ना करें. लेकिन जब हमारे पास जानकारी ही नहीं है तो फिर तो हम
क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है कि इसके जो बैड इम्पैक्ट्स हैं वो क्या होंगे, तो फिर थोड़ा हम कुछ उसके लिए इनिशिएटिव लेने वाले हैं। तो अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and we should be aware of the importance of conserving our resources and also make others aware about it. ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके आगे लिखा है, ठीक है, नाउ यू नो। तो बताओ कैसे आप जानते हो। आप कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग समथिंग एंड कीपिंग इट सेफ। ठीक है, deforestation, pollution, and global warming are the major threats to our natural resources. Number three, the heavy need to conserve resources like water, forest, and soil, and the conventional sources of energy like coal and petroleum. इसके साथ साथ लास्ट पॉइंट है, we too can play our part in the conservation of resources by making some small and simple changes in the way we use them. Okay. देखिए कुछ एमसीक्यूज दे रखे हैं, तो लेट अस चेक। जिस बच्चे की बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस बच्चे के सारे आंसर ठीक हैं या कुछ गलत है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो एयर रिन्यूएबल है, सनलाइट भी रिन्यूएबल है, वाटर भी रिन्यूएबल है, पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल, तो ये तो ठीक है, गुड। विच ऑफ दीज इज अ कॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन ही उसका कॉज है, क्योंकि सॉइल पोल्यूशन से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, एयर पोल्यूशन से इसका कुछ कोई लेना देना नहीं, और डिफॉरेस्टेशन तो लैंडस्लाइड को रोकने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डज पोल्यूशन ऑफ सॉइल लीड टू। पोल्यूशन ऑफ एयर, नेक्स्ट reforestation, no, climate change, pollution of groundwater, yes, क्योंकि जो सॉइल पोल्यूशन है उसकी वजह से हमारा ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, विच ऑफ दीज आर CLF एन एग्जांपल ऑफ। तो CFL, सॉरी, तो CFL मतलब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नो, एनर्जी सेविंग सोर्स ऑफ लाइट, हाँ ये है, यस राइट, दिस इज एनर्जी सेविंग सोर्स ऑफ लाइट। Non-conventional source of energy, no. Non-conventional energy device, no. Okay, तो अभी तक तो सारे ठीक है। इस बच्चे की, जिस बच्चे की बुक से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, आगे देखते हैं। ट्रू फॉल्स में देखते हैं क्या कंडीशन है। लिखा है, वाटर पोल्यूशन लीड्स टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, फॉल्स ये ठीक लिखा है इस पिक्चर में। डिफॉरेस्टेशन ऑफन लीड्स टू लैंडस्लाइड, ये भी सही बात है, ये भी ट्रू। Forest fire is a major cause of reforestation. ठीक है, major fire, forest fire is a major cause of reforestation. But forest fire is a major cause of reforestation. Reforestation जो है major fire, forest fire से वैसे तो ठीक ही है, ठीक है ना। रिफॉरेस्टेशन है दोबारा से फॉरेस्टेशन, तो दोबारा से रिफॉरेस्टेशन मतलब एक बार जब फॉरेस्ट फायर हो गई तो वहां पे दोबारा से फॉरेस्ट ग्रो करेगा ही करेगा, तो हाँ ये ठीक है। विंड इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, नहीं, ठीक है। ऑल एनर्जी रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये भी ठीक है, ठीक है, ऑल सही है। तो अभी तक ये
सारे ठीक ही लिखे हैं इस बच्चे ने, अभी तक किसी की कहीं पे करेक्शन की जरूरत हमें पड़ी नहीं है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज तो हमें वो नीचे जब हम रीडिंग कर रहे थे तो हमने देखा ही था कि क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन प्रॉपर्ली दे रखी है, ग्लोबल वार्मिंग की भी दे रखी है और एफॉरेस्टेशन की भी दे रखी है। कहाँ कहाँ पे दे रखी है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तीन है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और एफॉरेस्टेशन। तो चलो एक बार फटाफट से देखते हैं कहाँ पे दे रखी है ये। तो क्लाइमेट चेंज के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। देखो एफॉरेस्टेशन की तो यहाँ मिल गई, तो ये यहीं देख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन, ठीक है। एफॉरेस्टेशन, क्रिएशन ऑफ फॉरेस्ट कवर इन प्लेस विच डू नॉट हैव ट्रीज, ठीक है। और रिफॉरेस्टेशन जहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, उसका मीनिंग है रिन्यूअल ऑफ फॉरेस्ट कवर इन प्लेस वेयर ट्रीज हैव बीन कट डाउन और ऑन अ लार्ज स्केल। तो फॉरेस्ट फायर में ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, अब रह गया हमारा ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो वो थोड़ा और अब जाएंगे तो हो सकता है मिल जाए हमें, क्योंकि मैंने देखा था जब मैं आपको रीडिंग करा रहा था क्लाइमेट चेंज। और यस, देखो क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन यहाँ मिल गई हमें, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज में ये पूरा आप इसका ये पोर्शन लिख सकते हैं, दिस इज क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अ चेंज इन द यूजुअल क्लाइमेट पैटर्न ऑफ द ग्लोब और ऑफ अ मतलब और लिखा है। तो एक तो या तो शॉर्ट में लिखना चाहें तो शॉर्ट में तो ये आंसर काफी है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कि चेंज इन द नेचुरल पैटर्न, नेचुरल क्लाइमेट पैटर्न ऑफ द ग्लोब, दिस इज द क्लाइमेट। अगर आप इसे और थोड़ा सा अच्छा लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस कॉज्ड मेनली बाय इंक्रीजिंग, नहीं पूरे लिखना पड़ेगा। अगर आपने पूरी तरीके से इसे डिफाइन करना है तो आपको ये क्लाइमेट चेंज का पूरा वाला पोर्शन, फुल पोर्शन आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ भी कट नहीं कर सकते हैं, ओके। तो a change in the usual climate pattern of the globe or of a particular place caused mainly by increasing levels of carbon dioxide in the air due to burning of fuels like coal and petroleum, ठीक है। और एक ग्लोबल वार्मिंग का रह गया। तो ग्लोबल वार्मिंग का देखते हैं कि कहाँ पड़ा था हमने। क्लाइमेट चेंज हो ही गया, ठीक है। और ये रहा ग्लोबल वार्मिंग का। तो ग्लोबल वार्मिंग हम यहाँ से ले सकते हैं, ये देखिए दिस इज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो दिस इज फुल। तो द वाटर रिसोर्सेज ऑफ द, नहीं, दिस इज नॉट ग्लोबल वार्मिंग, सॉरी, दिस इज नॉट ग्लोबल वार्मिंग। ये तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो वाटर शॉर्टेज है वो है। ग्लोबल वार्मिंग हमें कहीं और इसकी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, अगर हमें मिल जाती है, ठीक। और अगर नहीं मिलती है तो फिर मैं खुद आपको बता दूंगा ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो ग्लोबल वार्मिंग की जो डेफिनेशन है वो हमें अभी तक यहाँ मिली नहीं है, ठीक है। तो डिफाइन द ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन में मिल गया था, क्लाइमेट चेंज हमने कर ही लिया। सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग है जो अभी तक हमें
नहीं मिला, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमें अपने एक डेफिनेशन तैयार करनी पड़ेगी। तो क्योंकि बुक में हमें एज इट इज कहीं मिल नहीं रहा ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ग्लोबल वार्मिंग के लिए आप लिख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए आप लिखेंगे इंक्रीजिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, तो आप अपने अपने ओन वर्ड्स में आप इसे लिख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि जो पूरी दुनिया है उसका जो एवरेज टेम्परेचर है उसका बढ़ना। तो इंक्रीजिंग इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे दे रखे हैं कुछ क्वेश्चंस हैं कि भाई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या है। डिफाइन कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का तो हमने पढ़ा ही है कि व्हाट इज कंजर्वेशन, तो वहां से आप ले सकते हैं कंजर्वेशन का। और व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज, तो इसका आंसर देखो हमें कंजर्वेशन वाले पार्ट में मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। डिफाइन कंजर्वेशन एंड व्हाई वी शुड कंजर्व रिसोर्सेज। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, देखिए ये, तो कंजर्वेशन की डेफिनेशन तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग समथिंग एंड कीपिंग इट सेफ फॉर फ्यूचर यूज। समझ आया? ये पूरा लिखेंगे। और वाई का आंसर होगा इन ऑर्डर टू कंटिन्यू यूजिंग देम वी मस्ट कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। ये हो गया वाई का आंसर। तो कंजर्वेशन का लिखेंगे, कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग समथिंग एंड कीपिंग इट सेफ फॉर फ्यूचर यूज। और वाई में लिखेंगे इन ऑर्डर टू कंटिन्यू यूजिंग देम वी मस्ट कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, और ये कहाँ मिलेगा आपको? आप देखिए, आप ही की बुक है, आपकी बुक पे ये पेज नंबर आप देख लेते हैं, या फिर ये फोटो से भी आप जान सकते हैं। जहाँ पे ये टैब वाली फोटो है उसके ऊपर ही दे रखा है। और पेज नंबर की अगर हम बात करें तो पेज नंबर है ये 38 पेज नंबर के बिल्कुल ऊपर जब आप देखेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आंसर आपका होगा कंजर्वेशन यहाँ से लेके यहाँ तक, और वाई के लिए इन ऑर्डर से लेके रिसोर्सेज तक आप लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट आंसर देखते हैं, नेक्स्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट आंसर के लिए हमें वापस से क्वेश्चन वाले पार्ट पे जाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन वाले पार्ट पे चलते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट आर कॉजेज ऑफ वाटर शॉर्टेज। तो जो वाटर शॉर्टेज है उसके कॉजेज हमें बताने हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट कॉजेज हमें दे रखे हैं बुक में, तो वही आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो वो जो 3 कॉजेज हैं कौन कौन से, वो जो अभी हम पढ़ रहे थे वही आप इसमें लिख सकते हैं। तो पेज नंबर 38 पे जाना पड़ेगा क्योंकि 38 पे नीचे मैंने देखेगा। पेज नंबर 38 पे वापस से चल लेते हैं एक बार। तो पेज नंबर 38 आ गया, और ये देखो ये वो 3 रीजन, तो यहाँ से आप ये ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक स्टेटमेंट लिख देंगे, रीजंस फॉर वाटर शॉर्टेज, और उसके बाद पहला पॉइंट, दूसरा और तीसरा।
तो इस तरीके से आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये भी पेज नंबर 38 पे मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिस्कस डिफरेंट वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर। तो ये भी आपको 38 के नीचे से ही शुरू हो जाता है आंसर, और 39 पे ये फिनिश होगा। तो वापस से मैं पेज नंबर 38 पे जाना पड़ेगा। डिस्कस डिफरेंट वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर के लिए तो वापस से पेज नंबर 38 पे चलते हैं। पेज नंबर 38 ये आ गया, और ये देखो यहाँ से शुरू हो जाता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर में एक स्टेटमेंट पहले आप लिख सकते हैं कि भाई वाटर कंजर्वेशन मीन्स टू यूज लेस वाटर टुडे टू मेक श्योर दैट देयर इज क्लीन फ्रेश वाटर इन द फ्यूचर। वाटर कैन बी कंजर्व इन दीज वेज। तो फर्स्ट पॉइंट उसमें लिखेंगे आप क्लोजिंग वाटर डेप्थ इमीडिएटली आफ्टर यूज। सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं रिपेयरिंग लीकेज टैप्स। थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं अवॉइडिंग अ शावर and using a bucket of water to bath. बस इतना ही बहुत है। और उसके बाद recycling and reusing water as much as possible। ये इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है। 4 पॉइंट हो गए बस। और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, अगर एक आधी पॉइंट वहां मिल जाता है तो वो भी लिख सकते हैं। ये देखिए 3 पॉइंट और यहाँ दे रखे हैं, तो इसमें से भी आप लिख सकते हैं कि watering plants using a mug rather than a hosepipe, or not dumping waste into rivers and other water bodies। और लास्ट में आप लिख सकते हैं कि planting trees because trees help cause rainfall and control global warming। ठीक है। तो अगर आप चाहें कि भाई बड़ा हो रहा है आंसर, तो उसमें जो पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा सा नंबर ऑफ पॉइंट्स को रिड्यूस किया जा सकता है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि भाई सारे के सारे पॉइंट्स आपने लिखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में है कि भाई व्हाट आर द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू कंजर्व फॉरेस्ट। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वाले सेगमेंट में जाके हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए वहां चल लेते हैं, देख लेते हैं वहां क्या। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल है तो सॉइल कंजर्वेशन, और इससे वेज ऑफ कंजर्विंग फॉरेस्ट। यस, तो यहाँ से आप ये पॉइंट्स ले सकते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे द गवर्नमेंट कैन टेक सर्टेन मेजर्स टू कंजर्व फॉरेस्ट। ठीक है। नंबर 1, प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट्स और टिम्बर। नंबर 2 में आप ले सकते हैं कि टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल फॉरेस्ट फायर्स। नंबर 3 आप ले सकते हैं क्रिएट कंजर्वेशन पार्क्स टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एरियाज एंड वाइल्ड लाइफ। और नेक्स्ट लिख सकते हैं मेक एफर्ट्स फॉर रिफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। और इसके बाद वैसे तो यही स्टेप्स हैं, इसके बाद आप ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है इस आंसर को। दीज 4 पॉइंट्स आर मोर देन सफिशिएंट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में लिस्ट 2 स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू कंजर्व सॉइल। तो सॉइल कंजर्वेशन के लिए 2 स्टेप्स हमें बताने हैं। तो वो 2 स्टेप हमारे हो सकते हैं। हमें सॉइल कंजर्वेशन वाले सेगमेंट में जाना पड़ेगा, और सॉइल कंजर्वेशन वाला जो सेगमेंट है वो ये है। देखिए, तो उसमें से 2 वेज हमें बताना है, तो कोई भी 2 ले सकते हैं आप। तो एक तो स्टेटमेंट पहले लिख देंगे आप, द सॉइल कैन बी कंजर्व्ड इन डिफरेंट वेज। तो इसमें नंबर 1 लिख देंगे कि भाई मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड, the roots of the plants hold the soil together and thus help
प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और सेकेंड पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं द कटिंग ऑफ ट्रीज एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि जब गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट करेगी तभी लोग मानेंगे उसे। अदरवाइज कुछ लोग हैं जो किसी भी चीज की परवाह नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन होना बहुत जरूरी है। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, और क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच। तो जो एनर्जी वाला सेगमेंट है उसमें हम देख सकते हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। तो देखिए कन्वेंशनल में ये आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दे आर नॉन रिन्यूएबल इन नेचर, ठीक है। इसके आगे ऑन द अदर हैंड सोलर पावर एंड विंड पावर आर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दीज आर रिन्यूएबल इन नेचर। अब रही बात इनके एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल में जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उसके एग्जाम्पल में आपके लिखेंगे कोल एंड पेट्रोलियम, और जो नॉन कन्वेंशनल है उसमें आप लिखेंगे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद डिस्कस एनी 3 वेज ऑफ कंजर्विंग एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये हमें लास्ट में मिल जाएगा, चैप्टर के लास्ट में, क्योंकि चैप्टर का लास्ट यहीं पे हो जाता है आपका। तो इसमें देखो आपने ये बोलना नहीं, लिखना है। ये देखिए वेज ऑफ कंजर्विंग एनर्जी, तो इसमें से आप 2-3 पॉइंट यहाँ से लेके लिख सकते हैं। So ways of conserving energy. Number 1, do not waste energy. Switch off fans and lights when not in use. As far as possible, try to reduce the amount of energy used. Avoid using cars or scooters to go nearby places. Cycle or walk short distances. Use public transport like buses, trains, and metro rail whenever possible. And they carry more people at a time, and thereby save energy. Avoid using air conditioner unless absolutely necessary. इसके साथ साथ लिखा जा सकता है कि use energy saving resources of light like compact fluorescent lamps, CFLs और light emitting diodes, LEDs. ओके, तो ये सारे पॉइंट्स इसमें लिखे जा सकते हैं। और जैसे तो ये काफी बड़े बड़े पॉइंट है, इससे आगे क्या लिखोगे आप, इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर आंसर। और ये आपके आंसर्स यहाँ ओवर हो गए। और इसके बाद थिंक एंड आंसर हाउ इज वाटर रिन्यूएबल सोर्स, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि वाटर एक रिन्यूएबल सोर्स है। जो भी वाटर हम यूज करते हैं अल्टीमेटली वो इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होने के बाद फिर वो ऊपर आसमान में जाता है, और वहाँ फिर क्लाउड फॉर्म होते हैं, और क्लाउड जब फॉर्म होते हैं तो फिर वो रेन करता है। तो इस तरीके से वाटर जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसके बाद एक एक्टिविटी दे रखी है, मेक अ पोस्टर on the topic conserve resources, save the earth. You can think of ideas similar to one shown in the poster here. और फिर एक प्रोजेक्ट है, to work in groups, find out what causes forest fire and how the fires are brought under control and what steps can be taken to prevent forest fire. Use your findings to make a presentation in class. तो ये प्रोजेक्ट वर्क है, अगर आपकी मैम बोलती हैं तो आपको करना है। तो वीडियो में ही ओवर करने वाले हैं।
बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं बहुत जल्दी आपके लिए अपलोड करूंगा। तो मेरे जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर चैनल सब्सक्राइब होगा तो आपके पास जितने भी मेरे नए वीडियोस होंगे जो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होते हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है। और पुराने स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ इतना ही कहना है कि वो अच्छे से पढ़ें। और क्योंकि जब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, अच्छे से पढ़ने का मतलब ये है कि या तो आप अपनी बुक से पढ़ें या फिर ये वीडियोस देखें, दोनों ही एक ही बात है। क्योंकि आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट है और वो नॉलेज आपको रीडिंग करने से भी मिलेगी और ये वीडियो देखने से भी मिलेगी। लेकिन एक बार से कुछ होता नहीं, तो या तो आप बुक से 2-4 बार 5 बार इस चैप्टर को पढ़ें या फिर ये वीडियो 2-4 बार 5 बार देखें, जिससे कि ये चैप्टर पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है। और अगर आप मेरे साथ कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो यू कैन, मेरा नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। पुराने सारे स्टूडेंट्स के पास मेरा नंबर है, जो नए हैं उनके लिए है ये नंबर। तो मेरा नंबर है 9971217560। ठीक है। तो ये नंबर है आप लोगों के लिए, अगर आप चाहें तो इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी टॉपिक्स जो आप चाहते हैं कि उन टॉपिक्स पर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली उन टॉपिक्स पे भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो फ्रॉम माई साइड आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। बस आपने अपनी साइड को स्ट्रॉन्ग रखना है। अपनी साइड को स्ट्रॉन्ग रखने का मतलब है कि आप बार बार या तो बुक से रीड करते रहें चैप्टर, या ये वीडियोज बार बार देखते रहें, जिससे कि चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास पूरी पूरी हो। क्योंकि एग्जाम में मैम ने जो भी पूछना है वो इस चैप्टर के अंदर से ही पूछना है। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैम आपसे पूछे और इस चैप्टर में ना हो। ओके। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।